नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक हो रही थी। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधायक दल की यह बैठक हो रही थी। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। इस बैठक में विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी है कांग्रेस की। विधानसभा सत्र के दौरान महंगाई, आदिवासी, महिला अपराध जैसे मुद्दों पर रणनीति बनाई गई है इस बैठक में। तो विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस की ये बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही थी, जो कि अब खत्म हुई है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर यह बैठक चल रही थी। इस बैठक में रणनीति बनाई गई है कि विधानसभा के सत्र के दौरान क्या कुछ प्लानिंग होगी कांग्रेस की, क्या कुछ प्लानिंग होगी विपक्ष की, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। विधानसभा घेराव करने की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है। विधानसभा घेराव की रणनीति भी इस बैठक में बनाई गई है। तो प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई, देश में आदिवासी, महिला अपराध जैसे मुद्दों पर इस बैठक में रणनीति बनाई गई। विधानसभा का घेराव भी कांग्रेस करेगी। किस तरीके से घेराव होगा उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे कर्मचारियों का मुद्दा हो, चाहे कोरोना महामारी के मैनेजमेंट का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, सरकार हर इस पर विफल हुई है। और इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार का घेराव करने का काम करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे से। वासु, तैयारी पूरी हो चुकी है, प्लानिंग पूरी हो चुकी है। देखना होगा कि किस तरीके से अब यहां पर घेराव करेगी, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे। वासु, आपसे जानना चाहेंगे विधानसभा सत्र के दौरान जो कांग्रेस उठाएगी। बिल्कुल सुमित, देखिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक अभी खत्म हुई है और कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ने विपक्ष ने सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो तैयार की है। कल विधानसभा का घेराव कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा, इसका आह्वान अनुसूचित जाति मोर्चा ने किया है। वहीं कांग्रेस सदन के अंदर जो कोविड-19 से मृत्यु हुई थी उनके असल आंकड़ों को लेकर जो मुद्दा है वो जरूर जोर शोर से उठाएगी। इसके अलावा जो अभी ग्वालियर चंबल इलाके में जो बाढ़ आई, बाढ़ पीड़ितों को उचित राहत मिल सके, इसका जो मुद्दा है वो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सदन के अंदर उठाती हुई नजर आएगी। वहीं सुमित, जो महंगाई और रोजगार का मुद्दा है उसको लेकर भी सदन में कांग्रेस कोशिश करेगी कि सरकार को जमकर घेरा जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कमलनाथ ने अपने विधायकों के साथ चर्चा की है, जरूरी टिप्स दिए हैं। तो पूरे आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं इस मानसून सत्र के हंगामेदार होने के। सुमित, बिल्कुल वासु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से कांग्रेस यहां पर तैयारी कर चुकी है विधानसभा की मानसून सत्र को लेकर, उससे साफ जाहिर होता है कि सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि पूरी रणनीति है यहां पर सरकार को घेरने की। विधानसभा घेराव की भी रणनीति यहां पर कांग्रेस ने बना ली है। मुद्दे यहां पर चिन्हित कर लिए हैं कांग्रेस ने कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। उनमें महंगाई होगी, आदिवासी, महिला अपराध होगा। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्लानिंग यहाँ पर कांग्रेस ने की है विधानसभा की मानसून सत्र को लेकर, किस तरीके का सत्र हमें देखने को मिलेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की हुई। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल से मिले हैं कांग्रेस के एससी और एसटी वर्ग के विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में यह मुलाकात हुई। विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित नहीं होने पर विरोध जताया है कांग्रेसी नेताओं ने। नेमावर में दलित परिवार हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है कांग्रेस ने। तो राज्यपाल से मुलाकात की है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मिले हैं कांग्रेस के एससी और एसटी वर्ग के विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे, उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल विधायकों का राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। आपको बता दें, विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित नहीं करने का विरोध कांग्रेस ने जताया है। वहीं नेमावर में दलित परिवार हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है राज्यपाल से। जब सारा विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, तब
शिवराज सिंह की सरकार खंडवा और कई जिलों में आदिवासी भाई बहनों को उनके मकान उजाड़ के बेदखल कर रही है। दूसरी तरफ शहर में आप अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहे हो। आज राज्यपाल से मैंने जो आदिवासी के खिलाफ जो सरकार जो कर रही है, आज 9 अगस्त था तो आदिवासी विश्व दिवस, उसको मैंने कैंसिल कर दिया और आदिवासियों के साथ मैंने घोर अन्याय कर रही सरकार। इसलिए महामहिम को जो संरक्षक महामहिम आदिवासियों का है, इसलिए उनको बताया कि आदिवासियों के बाद सारी जमीनें छीनी जा रही, भगाया जा रहा और हर तरह से उनको परेशान किया जा रहा। तो महामहिम को ये सारी बातें बताई। मध्य प्रदेश अपनी मान्यताओं और अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की विधानसभा का इतिहास भी गौरवशाली रहा है। इसे कायम रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक नई पहल शुरू की है। वो नई पहल क्या है, रिपोर्ट में देखिए आप। सदन में नहीं चलेंगे उटपटांग शब्द, मिस्टर बंटाढार भी नहीं बोलेंगे माननीय। सदन में नहीं होगा पप्पू पास, चंगू मंगू चोर कायर शब्द पर लगा बैन। मध्य प्रदेश विधानसभा में माननीय क्या बोले और क्या ना बोले, इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में एक डिक्शनरी का विमोचन किया गया है, जिसमें करीब 1500 शब्द दर्ज किए गए हैं, जिनको असंसदीय माना गया है। दरअसल कई बार सदन में सदस्य ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे न सिर्फ सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि कार्यवाही शोर शराबे की भेंट चढ़ जाती है। इसलिए विधानसभा सचिवालय ने ऐसे शब्दों की एक किताब जारी की है जो असंसदीय हैं। जिस दिन मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर किसी भी असंसदीय शब्द के विलोपन का अवसर मुझे नहीं मिलेगा, उसी दिन इस किताब को हटा दूंगा। एक बार ये प्रयास तो हो, ये प्रयास करने की आवश्यकता है। ये तो मैंने केवल याद दहानी के लिए किया और मैंने किसने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। 1954 से लेकर मध्य प्रदेश का नाथ की विधानसभा का वहां पर जो जो विलोपन हुआ है, उन शब्दों को निकाल करके तारीखवार उसमें डाला कि इस तारीख को ये शब्द बोले गए थे जिनको विलोपित किया गया। तो कम से कम हम जब इसका अध्ययन करेंगे, हमारे माननीय सदस्य अध्ययन करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर उनको लगेगा कि ऐसे शब्दों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, जिनका प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए। कई बार इसलिए भी कि ठीक से बात बाहर चली जाए, शब्दों का चयन कुछ ऐसा हो जाता है तो सामान्य शिष्टाचार को भी नहीं निभाता। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, शिष्टता, शिष्टाचार ये जरूर कहता है कि शब्दों का चयन ऐसा हो तो गरिमापूर्ण। और इस दृष्टि से माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रयास के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हम सबके लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी होगी। कैसे ये असंसदीय प्रथा बढ़ती है। संसदीय प्रथा के रक्षक तो हम सभी हैं और आम जनता तो शायद सोच रही हो कि आवश्यकता पड़ी एक पुस्तक निकालने की कि क्या असंसदीय है। ये अच्छा है जो पुस्तक निकली, पर आम जनता तो सोचती होगी भाई इनको सिखाने दिखाने पढ़ाने के लिए आप असंसदीय के लिए पुस्तक निकाल रहे हैं। ये भी हमें इस पर सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको अध्यक्ष जी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये पुस्तक उन शब्दों को इकट्ठा कर बनाई गई है जो विधानसभा की कार्यवाही में विलोपित कर दिए गए थे। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में 1954 में पहला शब्द विलोपित किया गया था। ये शब्द था ससुर। फिर गंदी सूरत, 420, फिर धोबी के कुत्ते की तरह शब्द को विलोपित किया गया था। नई शब्दावली में सफेद झूठ, मूर्ख, चिल्लर, बूढ़ा शेर, तानाशाह, चोर, पागल, लफंगा, शैतान, गोबर गणेश, खलनायक, पप्पू पास हो जाएगा। मिस्टर बंटाढार शब्द भी असंसदीय माना गया है। दरअसल चुनावी भाषणों में तो राजनीतिक दल हमलावर होकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सदन में ऐसे शब्दों को बोलने से परहेज करना चाहिए। देखिए, राजनीतिक दल क्या देता है और क्या भाषण दिए जाते हैं, दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन सदन की अपनी एक मर्यादा होती है और सदन परंपराओं से भी चलता है और नियम कानून से भी चलता है। अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है मैं मानता हूँ ठीक है, और जो मान्य परंपरा है उनमें संसदीय परंपराओं का पालन होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की गौरवशाली परंपरा है और समाज में वो अमर्यादित शब्द
जो समाज को अच्छे नहीं लगते, उनका प्रयोग यदि विधानसभा में होगा तो निश्चित रूप से ये उचित नहीं है। जो अमर्यादित है वही असंसदीय है, तो ऐसी अमर्यादित शब्दावली का उपयोग ना हो, उसके लिए एक अच्छा और सार्थक पहल माननीय स्पीकर साहब की है। निश्चित रूप से इससे मध्य प्रदेश की विधानसभा की और गौरवशाली परंपरा मजबूत होगी। हालांकि इन शब्दों को असंसदीय मानकर हटा जरूर दिया गया है, लेकिन सदन में विधायक किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ये तो समय बताएगा, क्योंकि शोर शराबे के बीच विधानसभा के सदस्य कई बार संसदीय गरिमा को भूल जाते हैं। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में बाढ़ की तबाही और बर्बादी के बाद राहत कार्यों में हुई लापरवाही की गाज प्रशासनिक अधिकारियों पर गिरी है। प्रदेश की सरकार ने रविवार को श्योपुर कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव को हटाकर शिवम वर्मा को चार्ज दिया है। वहीं श्योपुर के एसपी संपत उपाध्याय को हटाकर अनुराग सुजानिया को पदस्थ कर दिया है। यही नहीं, नगर पालिका परिषद की सीएमओ मिनी अग्रवाल पर भी गाज गिरी है। नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव खुद मोर्चा संभालेंगे। एडीएम रूपेश उपाध्याय को भी हटा दिया गया। टास्क फोर्स का गठन किया है राहत और पुनर्वास के कामों के लिए। कल टास्क फोर्स की पहली बैठक संपन्न हुई है। युद्ध स्तर पर पुनर्निर्माण के काम अधोसंरचना के होंगे। जनता को संपूर्ण राहत दी जाएगी। आज मैं जनता के नाम एक संदेश भी दूंगा जिसमें हम क्या क्या करेंगे उसका विवरण होगा। श्योपुर के प्रशासन को मैंने बदला है। कलेक्टर, एसपी, सीएमओ और वहां तेज गति से काम करने की जरूरत थी, इसलिए नई टीम भेजी है। वहीं नवागत कलेक्टर शिवम वर्मा ने पदभार संभाला है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने चार्ज ले लिया है। आपको बता दें 2013 बैच के IAS अफसर हैं शिवम वर्मा। अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों को लेकर उन्होंने बैठक भी ली है, तो चार्ज संभालते ही उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें लापरवाही बरतने पर श्योपुर के कलेक्टर हटाए गए और नया कलेक्टर शिवम वर्मा को बनाया गया है। 2013 बैच के IAS अफसर हैं शिवम वर्मा और अपना पदभार संभालते ही काम भी शुरू कर दिया। अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक उन्होंने की। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, जिसमें गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिला शामिल हैं। वहीं गुना की बमौरी विधानसभा के सौंडा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। पार्वती नदी के बहाव में फंसे करीब 200 ग्रामीणों को एनडीआरएफ की टीम ने एयरलिफ्टिंग मोटर बोट के जरिए बाहर निकाला। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों ने मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। बचाव कार्य के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रद्युम्न सिंह तोमर को जिम्मेदारियां सौंपी थीं। कलेक्ट्रेट में धरने को लेकर सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। एक और जहां बाढ़ में अधिकारी लोगों को बचा रहे हैं, वहीं कांग्रेस बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के बदले धरना प्रदर्शन कर रही है। इस बात का इतना दुख है कि कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता बाढ़ के समय में मदद करने के लिए नहीं निकला, अपने घर में छुपे हुए थे और उसके बाद धरना करने के लिए बाहर निकलते हैं। जो प्रशासन 3 महीने का बच्चा को बचा रहा है सोडा गांव में, उस प्रशासन के विरुद्ध धरना किया जा रहा है गुना कलेक्ट्रेट में। इस निम्न स्तर की राजनीति से कांग्रेस कब उठेगी, और अगर नहीं उठेगी तो जनता ही कांग्रेस को सबक सिखाएगी। अब आपको बर्बादी की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो बाढ़ उतरने के बाद नजर आ रही हैं। शिवपुरी जिले के करेरा क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त गांव का मंजर देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरे हालातों और बाढ़ पीड़ितों का हाल भी जाना है। रिपोर्ट देखिए आप। बाढ़ का पानी जैसे जैसे उतर रहा है, तबाही की तस्वीर उतनी ही साफ होती जा रही है। इंसान तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन काल रूपी बाढ़ में मवेशी बह गई, अनाज बह गया और कुछ बदकिस्मत ऐसे थे जिनका घर बार बह गया। सिंध और महुअर नदी ने ऐसा रुद्र रूप दिखाया जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। गांव हो या शहर हो, बेरहम बाढ़ ने किसी को नहीं छोड़ा। इलाके में बर्बादी का मंजर देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सिंध और महुअर नदी में आई बाढ़ से करेरा के 1200
और नरवर इलाके के 36 गांवों में तबाही देखकर पीड़ितों का दर्द रह रहकर छलक रहा है। ये खाने पीने का जो भी सामान था सब बह गया। मकान करीबन 1.5 फुट बचा था, पूरा डूबने था। तो शासन का कोई भी आदमी अभी तक तो नहीं आया। 5-6 दिन हो चुके हैं। हमारे पूरा मकान में भरा था पानी और हमारी भैंस गाय थी, एक भैंस चली गई, एक पड़िया थी हमारे बगल वालों की, उनकी पड़िया भी गई, हमारी एक भैंस चली गई और गेहूँ थे वे भी भीग गए जी, और वैसा सामान था वो भी चला गया और 3 मीन थे भैंसों के लिए वे भी चले गए। बाढ़ का पानी पहले गांव में घुसा, फिर घरों में। लोग जान की हिफाजत के लिए घरों से निकल गए। जब पानी उतरा और घर वापस गए तो पता चला कि घरों में रखा राशन और सामान बह गया। रास्ते में बने पुल पुलिया भी ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए। हजारों हेक्टेयर में फैली फसल भी बर्बाद हो गई। अभी तक सर्वे हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा पिछली साल जैसा जो कि सूखा घोषित हो गई थी, सारी बातें, सूखा का मुआवजा भी आया था, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंचाता, धरातल स्तर पर नहीं पहुंचाता। तो ऐसा इस बार अगर होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसान और जो क्षेत्र की जनता है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस समय। ग्रामीणों का कहना यही है कि अभी तक कोई राहत उन तक नहीं पहुंची है, जो कि उनके घर गिर गए हैं, किसी की गाय भैंस तो बह चुकी हैं, उनके खाने तक को भी अभी कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है। ग्रामीणों को अब सरकार से मदद की आस है ताकि फिर से वे अपने आशियाने बना सकें, फिर से जीवन की शुरुआत कर सकें। उधर प्रशासन का कहना है कि सर्वे का काम शुरू हो गया है, जल्द मदद पहुंचाई जाएगी। इसमें मकान क्षति हुई है, उसके अलावा जो खाद्यान्न सामग्री थी लोगों की वो भी बाढ़ में गीली हो गई या बह गई है, वो भी देखते हैं। उसके अलावा नदी किनारे जो खेत थे उनमें भी काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ, उसका भी सर्वे करवाया जा रहा है। बह गई या गीली हो गई उनके लिए सूखा राशन शासन से वितरण किया जाता है, तो सूखा राशन वितरण करवाया जा रहा है। नरवर में भी हो रहा है इस समय, और करेरा में। कुदरत की इस मार से मिले जख्म इतने गहरे हैं कि कोई मरहम इनको भर नहीं सकता, लेकिन तत्काल मिलने वाली मदद पीड़ितों का सहारा जरूर बन सकती है। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।